नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम वर्ष 2019 में आए क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। अगर आप वर्ष 2022, 2021 एवं 2020 के डिस्कशंस को नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। हमारा यह डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया जाता है, तो अंत तक बने रहें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजवंश दे रखा है और उसकी राजधानियां दे रखी है, तो मैच करवाते हैं। पल्लव का जो राजधानी था वो कांची था, तो ए का बी 2 हो जाएगा। पांड्य का जो राजधानी था वो मदुरा था, तो बी का 3 हो जाएगा। यादव का जो राजधानी था वो देवगिरी था, तो सी का 4 हो जाएगा। और काकतीय का जो राजधानी था वो वारंगल था, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह जो है आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पल्लव के जो संस्थापक थे वो सिंहवर्मन 4th थे। और पांड्य के जो संस्थापक थे नेडियान थे। और ये यादव वंश के जो संस्थापक थे वो विल्लव 5th थे। और काकतीय के जो संस्थापक थे वो बीटा प्रथम थे। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे और इसकी राजधानी जो थी वो तंजौर थी। राष्ट्रकूट की जो संस्थापक थे दंतीदुर्ग थे और इसके जो राजधानी था इसका वो मान्यखेट था। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और इसकी जो राजधानी थी मुंगेर थी। चंदेल वंश देख लेते हैं। चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो नन्नुक थे और इसकी जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा दे रखा है हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। नाथ संप्रदाय जो है वो शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ है। शैव संप्रदाय का ये एक पंथ है और मध्य युग में इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह जो हठ योग है वह साधना पद्धति पर आधारित पंथ है और इसे नाथ संप्रदाय के जो प्रथम गुरु थे वो गोरखनाथ थे। इसके अन्य गुरु भी हुए थे जिसमें मत्स्येंद्रनाथ थे, चरपटीनाथ थे। और 13वीं शताब्दी में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड जो था हठ योग की पुस्तक था, उसका अरबी फारसी में अनुवाद हुआ था जिसका सूफी मत पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। तो दोनों इस तरह स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ को खजुराहो या मिनी खजुराहो भी बोला जाता है। मिनी खजुराहो भी बोला जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी के किनारे इन मंदिरों की कुल संख्या जो है 24 है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2017 में इस मंदिर के परिसर का जीर्णोद्धार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये दे रहा है दाम, देसाई, दीवान और जरीब दे रखा है। तो इसका मैच करवाते हैं कौन सा सही नहीं है। तो दाम जो है वो ताम्र की मुद्रा थी, सही है। देसाई जो है राजस्व अधिकारी था, ये भी सही है। दीवान जो था वो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। और जरीब जो था वो एक प्रकार का कर ना था बल्कि एक भूमि माप की
भूमि मापने की एक मतलब लंबाई के रूप में से नापा जाता था जरीब, और एक जरीब में 66 फीट होता था। एक जरीब में 66 फीट होता था। और ये जरीब का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो था अकबर के समय में राजा टोडरमल जो थे उनके द्वारा किया गया था। और दाम जो है, ये दाम जो है वो तांबे की मुद्रा को कहा जाता था दाम। और इसका जो प्रचलन था दाम का वो शेरशाह सूरी के समय में था। और देसाई जो था वो महाराष्ट्र शासन में राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मुल्ला दाऊद दे रखा है, तो मुल्ला दाऊद के चंदान के रचनाकार थे। दामोदर कवि जो थे, दामोदर कवि पद्मावती कथा के रचनाकार थे। सोमनाथ जो थे वो राग विबोध के रचनाकार थे, सी का 4। और अमीर खुसरो जो थे आशिका के रचनाकार थे। ये आप मुल्ला दाऊद का जो चंदान है बहुत फेमस बुक है। ये जो है प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना चंदान थी। ये प्रथम रचना के रूप में थी। और इसमें जो है लोर और चंदा की प्रेम कथा के बारे में इसमें दर्शाया गया है। देख लेते हैं हम लोग अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जो थे निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली की खोज की थी, खड़ी बोली की इन्होंने खोज किया था। अमीर खुसरो जो है मध्यकाल के 8 सुल्तानों के शासन काल के समय में थे ये। और इन्होंने मुकरी दोहा और चौपाया की इन्होंने रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं थी? तो एकता व्यवस्था की विशेषता नहीं थी वो है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोग एकता के बारे में जान लेते हैं। भारत में जो एकता व्यवस्था की शुरुआत किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और इसने 1211 से लेकर के 1236 तक इसने शासन किया था। इल्तुतमिश ने अपने राज्य को कई भूखंडों में विभाजित किया था जिन्हें एकता कहा जाता था। इसके राजस्व, इसके अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इन्हें अपनी एकता से राजस्व एकत्रित कर अपने प्रशासनिक एवं सैन्य खर्चा को रखकर शेष राजस्व को सुल्तान को देना होता था। और ये बोल रहा है कि एकत्रित राजस्व को सीधा सुल्तान के खाते में देना होता था, तो ये गलत है। जो बचा हुआ राशि था उसको सुल्तान को देना होता था। निजामुल मुल्क ने एक पुस्तक लिखी थी सियासतनामा जो है निजामुल मुल्क ने लिखा था। उसमें जो है एकता प्रथा के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तबकात नासिरी जो थे इसके जो लेखक थे मिनहाजुस सिराज थे, तो ये सही दे रखा है। तारीख़ फिरोज शाही के जो लेखक थे वो शम्स ए सिराज अफीक थे, ये भी सही है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक इब्न बतूता नहीं थे बल्कि अमीर खुसरो थे। और हुमायूं के नामा के जो लेखक थे गुलबदन बेगम थी, तो सही है। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। इन्होंने ही हुमायूंनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था। तानसेन के बारे में जान लेते हैं। तानसेन का जो जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में हुआ था और इनके बचपन का नाम जो था रामतनु पांडे था। और इनकी प्रमुख रचना जो थी संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत ये था। और तानसेन जो थे उनका ध्रुपद गायन में महारत हासिल था। और अकबर जो है तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की संज्ञा जो है अकबर ने तानसेन को दी थी। तो इन सारे फैक्ट्स को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
देखते हैं, पहला दे रखा है, व्यवस्था राज्य के मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था। तो ये केवल एक जो स्टेटमेंट है वो सही है, केवल एक स्टेटमेंट जो है सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, ये गलत है। मनसबदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ किया था अकबर ने 1567 ईस्वी में किया था। यह व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं होकर मनसबदारों का स्थानांतरण होता था। यह व्यवस्था जो था, मनसबदारी व्यवस्था जो था, वो चंगेज खां के दासमिक प्रणाली के आधार पर यह व्यवस्था लागू किया गया था। तो इन सबको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो है इसका व्याख्या जो है वो नहीं करता है। तो इस तरह आंसर जो होगा बी होगा। अकबर ने शेर शाह सूरी के मुद्रा पद्धति के समान ही राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, और अकबर ने शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान ताम्र का सिक्का दाम चलाया था। तो इस तरह दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं। सरनाल का जो युद्ध हुआ था वो 1572 में हुआ था। बिलग्राम का जो हुआ था वो 1540 में हुआ था। धर्मठ का जो युद्ध हुआ था वो 1658 में हुआ था। और जजाऊ का जो युद्ध हुआ था वो 1707 में हुआ था। तो आप इसको काल वाइज सजा सकते हैं। तो इस तरह पहला जो है बिलग्राम का युद्ध है 1540, फिर सरनाल का युद्ध है 1572, फिर धर्मठ का युद्ध है 1658 और फिर जजाऊ का युद्ध है 1707 में। तो इस तरह ऑप्शन जो है 1 नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कोटों को सही उत्तर चुनिए। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और अटाला मस्जिद जौनपुर। तो इसका सन वाइज देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं अटाला मस्जिद जो है वो इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था, जो कि 1408 ईस्वी में बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो है 1570 ईस्वी में बनाया गया था। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, शेर शाह को सूरी का मकबरा जो है 1545 में बनाया गया था। और रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है वो 1651 से लेकर के 61 के बीच में बनाया गया था। तो आप इसका सीरीज सजा सकते हैं। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है औरंगाबाद में, इसको ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जा सकता है। ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी, तो ए का 4 हो जाएगा। मैंगलोर की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1784 में, तो बी का 2 हो जाएगा। सलवाई की संधि जो हुई थी 1782 में हुई थी, तो सी का 1 हो जाएगा। और मद्रास की जो संधि हुई थी 1769 में हुई थी। आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज और मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो है वो मद्रास की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध जो था मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। और तीसरा जो युद्ध है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और औरंगजेब मैसूर को अपने शासन में ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आंदोलन दे रखा है और उसके वर्ष दे रखे हैं। तो देखते हैं, पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 में हुआ था, 1873 से 1885 के बीच में, तो ए का 2 हो जाएगा। ए का आंदोलन जो हुआ था 1921 और 1922 में हुआ था। संथाल जो हुआ था 1855 और 56 में हुआ था। और ताना भगत 1914 और से 18 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पावना विद्रोह जो है वो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और इस विद्रोह का जो कारण था, जमींदारों द्वारा लगान की वृद्धि करना था। और इस विद्रोह का जो चर्चा जो था
आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इसका उल्लेख किया था। एका आंदोलन जो है वह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से संबंधित है और इसके जो नेता थे वो मदारी पासी थे एका विद्रोह के नेता। और इसका जो कारण था लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना था। संथाल विद्रोह जो था वो 1855-56 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कानू और चांद भैरव थे। और यह दामन एक्को क्षेत्र में यह हुआ था संथाल विद्रोह। और दामन एक्को जो है भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक यह क्षेत्र फैला हुआ था। और ताना भगत जो था वह 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और इसके जो लीडर थे जतरा उरांव थे। कौन थे? जतरा उरांव। तो इन सबको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी वो 14 वर्ष किया गया और लड़कों की जो विवाह की उम्र थी वो 18 वर्ष किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त किया गया। मतलब एक पुरुष बहुत सारे महिला के साथ शादी नहीं कर सकता, उसको भी समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। और इसका जो रीजन दे रखा है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्यत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो दोनों ही स्टेटमेंट और रीजन सही है, लेकिन जो है व्याख्या वो सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए आंसर जो होगा बी होगा। ये एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था और हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जो कि 1772 से लेकर 1785 तक वो गवर्नर जनरल रहा था और वह विद्या का प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। वो संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया उसने। अच्छा, एक चीज़ में देख लीजिए, चार्ल्स विल्किंस का आपने नाम सुना होगा। चार्ल्स विल्किंस के गीता के प्रथम अनुवाद का प्रस्तावना भी इसी ने लिखा था, वारेन हेस्टिंग्स नहीं। तो ये सब को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं कब कब कौन सा हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था वो सितंबर 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स मिशन जो हुआ था वो मार्च 1942 में हुआ था और सवर्ण विज्ञान आंदोलन जो है वो अप्रैल 1930 में हुआ था। ये गांधी इरविन पैक्ट समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है और ये भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था। तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लॉर्ड कर्जन जो था एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इसने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और आसाम को रखा और दूसरे में बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला जो था वो राजगोपालाचारी ने बनाया था। 1944 ईस्वी में C राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया था, जिसे CR फार्मूला कहा गया। इस फार्मूला का प्रमुख प्रावधान जो था वो था मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और मुस्लिम लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग प्रदान करे।
तो ये 2 प्रमुख पॉइंट थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। भारतीय जल सेना अधिनियम जो है वो 1927 में आया था, तो ये सही है। सबना विज्ञान आंदोलन 1930 में हुआ था, ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्णय जो हुआ 1933 में नहीं, जबकि 1932 में हुआ। तो यह जो है आंसर नंबर डी यह सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, कालक्रम अनुसार में पूछा गया है। तो देख लें, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो यह नवंबर 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी की डांडिया यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। और फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु हुई थी 1915 में हुई थी। तो आप इसे सजा सकते हैं। ए नंबर जो है इसका आंसर सही होगा, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? तो दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजों ने लाल किला में 1945 में मुकदमा चलाया। इसके मुख्य अभियुक्त जो थे शाहनवाज खां थे, और कर्नल प्रेम सहगल थे, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लू थे, और इन सब पर राजद्रोह का चार्ज लगाया गया था। कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, जिसका जो नेतृत्व था भोला भाई देसाई ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोला भाई देसाई ने, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इसका राजनीतिक नियोजित विकास का विरोध किया था। गांधी जी का मानना था कि मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत गरीब वर्ग यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका हो। ऐसा भारत जहां ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा, ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण मैत्री भाव से रह सके। तो महात्मा गांधी ने ऐसे विचार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? तो गुरल मांधता जो है ये भारत में नहीं है। गुरल मांधता जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। यह नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश के पास है। और कामेट जो है वह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। और नंगा पर्वत जो है वह जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी में ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये लूनी नदी निकलती है तो वह राजस्थान के अजमेर ज़िले से निकलती है, और उस समय जो है उसकी पानी जो है वो एक्चुअली नाग पहाड़ी से निकलती है। और उस समय जो है यह इसकी जो पानी होता है वो मीठा होता है। वो बाड़मेर तक इसका जो पानी होता है मीठा होता है, और बालतोरा में पहुँचते हैं इसका जल जो है खारा हो जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? तो बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। बंगाल डेल्टा जो है वह 2 भागों में बढ़ जाती है, पश्चिमी और पूर्वी। और ये मोरीबंद डेल्टा जो पश्चिमी बंगाल डेल्टा का उपभाग है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम बताना है। तो सबसे पश्चिम में जो है सतपुड़ा है, फिर महादेव है, फिर मैकाल है, और फिर छोटा नागपुर है। तो इस तरह ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और रीजन जो इसका दे रखा है, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये दोनों ही सही है, और इसको जो है ये क्वालिफाई करता है। भूकंप जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर विवर्तनिकी गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है। भारत मानक ब्यूरो ने पहले जो था भूकंप जोन 5 टोटल 5 को रखा था, लेकिन बाद में उसने 1 और 2 को एक ही में मिला दिया था, जो हो गया 2। इस तरह अब जो है
चार भूकंप जोन है, 2, 3, 4, 5। और 5 नंबर का जो भूकंप जोन है वह सर्वाधिक अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप यहीं पे आते हैं। और इसका जो 5 नंबर का जो क्षेत्र है वो है हिमालय का पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य, बिहार बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय का पंजाब क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सब जो है अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किस चीज़ का सुंदर उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का। वहाँ की जो नदियाँ, उसमें जो नदियाँ बहती हैं वो सरोवर का निर्माण कर लेती हैं, बहुत सारी नदियाँ। और वहाँ पे जो सबसे फेमस जो है लोकटक लेक है। लोकटक लेक है जो कि मणिपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर जो है वो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से यह निकलती है नदी और पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आसनसोल के समीप यह पश्चिम बंगाल के डेल्टा भाग में प्रवेश करती है और यह हुगली में जाकर के यह विलीन हो जाती है। इसमें क्या है, दामोदर नदी में निरंतर बाढ़ आते रहते हैं, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा कथन सही है हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में? तो देख लेते हैं। मुख्य हिमालय की पर्वत चट्टानें जीवाश्महीन हैं, मतलब यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, मानी समुद्री जीव जंतु के यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं। देख लेते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो सही दे रखा है। मुख्य हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन में हुआ था। ये इयोसीन में हुआ था मुख्य हिमालय का निर्माण। और इस युग में वर्तमान स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकारों का स्थल का प्रादुर्भाव हुआ था यहाँ पे। और हिमालय की इस श्रेणी में चट्टानें जीवाश्म विहीन हैं, तो यहाँ पे जो है जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो एक स्टेटमेंट सही हो जाता है इसे। सेकंड देख लेते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प के मायोसीन में हुआ था। ये मायोसीन में बना था। ये इस युग में चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, तो ये भी सही है। और थर्ड देख लेते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं और इसका निर्माण जो है सेनोजोइक कल्प के मध्य मायोसीन में हुआ था। ये मध्य मायोसीन में हुआ था। इसमें स्तनी वर्ग के प्राणियों के प्रचुर जीवाश्म मिलते हैं। तो बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में जो है वो बहुत सारे अवशेष मिलते हैं जीवाश्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो पश्चिम विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है वह कम होती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से चलती है और इस चक्रवाती विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वर्षा होती है और ये जो वर्षा होती है वह रबी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोयला क्षेत्र दे रखा है और उसकी अवस्थिति दे रखा है। तो तालचर दे रखा है। तालेचर जो है महानदी घाटी में है, तो ए का हो जाएगा 4। कर्णपुरा जो है वो दामोदर घाटी में है, तो बी का हो जाएगा 2। सिंगरौली जो है वो है सोन घाटी में, तो सी का 2। और सिंगरेनी जो है वो गोदावरी घाटी में है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्याम वीवर क्या होता है? तो श्याम वीवर जो होता है एक सिमट गया तारा होता है। ब्लैक होल जो होता है वह उच्च गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र होते हैं जहां से प्रकाश तक भी बाहर नहीं निकल सकता है। तारों के अंत होने की अवस्था में होने पर सुपरनोवा के पश्चात ब्लैक होल का निर्माण होता है। इस तरह ब्लैक होल एक सिमटा हुआ तारा है। आप जानते होंगे एस चंद्रशेखर के बारे में आपने नाम सुना होगा। एस चंद्रशेखर वो 1930 में उन्होंने बताया था कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान, अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा से अगर कम होता तो वे श्वेत वामन कहलाते हैं और अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अगर अधिक हो जाते हैं
अधिक द्रव्यमान वाले तारे होते हैं तो वो न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल, ये न्यूट्रॉन तारे ब्लैक होल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका है? उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। उत्तर अटलांटिक कटक में है, कुछ और भी कटक आते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है इसमें डॉल्फिन कटक आता है, इसमें जो है डॉल्फिन कटक आता है, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, बिबियन थॉम्सन कटक और बालवीस कटक। तो ये सब कटक भी इसमें इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो सोची जो है वह साइबेरिया रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। सोची जो है वह काला सागर के निकट का एक शहर है। और जो साइबेरिया पारीय जो रेलवे लाइन है वह पिट्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो वापसी की शक्ति को एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य की जो रोशनी आती है और वह कितनी वापस हो जाएगी, तो ये वापसी की शक्ति को हम लोग, इस वापसी की दर को ही हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। और पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वह 30% है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो होता है वो मतलब वापस होने की शक्ति जो होता है वो ठोस बर्फ, जो शुद्ध ठोस बर्फ होता है उसमें जो है एल्बिडो की सर्वाधिक क्षमता होती है। तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वनस्पति प्रकार दे रखा है और उसके क्षेत्र दे रखे हैं, तो मैच करवाते हैं। माकवी जो है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र पर स्थित है, तो ए का हो जाएगा 2। फिम्बस जो है वह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चैपरेल जो है वह कैलिफोर्निया जो कि है दक्षिण अमेरिका में वहाँ पाया जाता है। और मेटोरल जो है ये चिली में पाया जाता है, ये भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इस तरह जो है ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंट्री दे रखा है, उसकी राजधानियाँ दे रखी है, तो देखते हैं। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है, सही दे रखा है। तजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशांबे, ये भी सही है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ये भी सही है। और ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो अशगाबाद है। तो इस तरह 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करवाना है। तो दे रखा है प्राकृतिक वनस्पति दे रखा है और उसके क्षेत्र दे रखे हैं। अधिजीवी वनस्पति बबूल, बायोबाब और देवदार, तो इसको मैच करवाना है। तो अधिजीवी वनस्पति जो है भूमध्य रेखीय में मिलता है, ना कि भूमध्य सागरीय में। और बबूल जो है वो सहारा क्षेत्र में मिलता है, बी का 3। और बायोबाब जो है वो सवाना क्षेत्र में मिलता है, सी का 4। और देवदार जो है वो भूमध्य सागरीय में मिलता है, डी का 1। तो इस तरह आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम है, इसको आप सीधा याद ही कर लें। सबसे उत्तर में जो है लेक मंजला है, फिर लेक टिम्सा है, फिर ग्रेट बिटर लेक है और फिर लिटिल बिटर लेक है। तो डी नंबर इसका आंसर है, आप इसे याद ही कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है हिंद महासागर कई बड़ी शक्ति का सैन्य अड्डा बन गया है, एकदम सही है। हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ मिलता है, तो ये भी सही है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है ये। तो हिंद महासागर कई महाशक्तियों के सैन्य ठिकाना अड्डा बन चुका है, किंतु इससे सिर्फ हिंद महासागर के निकटवर्ती क्षेत्र का ही नहीं, अपितु दूरवर्ती देशों के भौगोलिक राजनीतिक और आर्थिक लाभ इससे जुड़े हुए हैं। तो हिंद महासागर के निकटवर्ती नहीं बल्कि वर्ल्ड के सारे क्षेत्र के ही इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम दे रखा है और देश दे रखा है। तो विली विली जो चक्रवात जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और टाइफू जो है, टाइफू जापान से संबंधित है। और बगुइयो जो है वो फिलीपींस से संबंधित है, सी का 1। और हरिकेन्स जो है वो
यूएसए से संबंधित है। तो इस तरह आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवन दे रखा है और देश दे रखा है, कौन सा पवन कौन से देश में बहती है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सांता आना जो है वो कैलिफोर्निया में बहती है, दक्षिण अमेरिका में, बिल्कुल सही दे रखा है। हबूब जो है सूडान में बहती है, ये भी सही है। यामो जो है जापान में बहती है, ये भी सही है। मिस्टल जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि स्पेन और फ्रांस में यह बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जनजाति दे रखा है, जनजाति दे रखा और उसके स्थान दे रखा है। तो पिग्मी जो है कांगो बेसिन में पाया जाता है, ये सही है। अंगामी जो है नागालैंड में पाया जाता है, ये भी सही है। एनू है जो कि जापान में पाया जाता है, ये भी सही है। किर्गिज जो है सूडान में नहीं पाया जाता है बल्कि यह मध्य एशिया क्षेत्र में यह पाया जाता है, मध्य एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। आपको कमेंट में बताना है मसाई जो ट्राइब से, मसाई जनजाति जो है वह किस भाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्यों घट रहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, और 0 से 14 वर्ष से 60 वर्ष की सापेक्षता अधिक है। तो 59 वर्ष के से जो अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। आश्रितों को 0 से 14 वर्ष की आयु तथा मतलब जो आश्रित होते हैं वो 0 से 14 वर्ष और 65 से प्लस वाले माने जाते हैं। भारत में जो है कार्यशील जनसंख्या का आधिक्य है जिसके कारण निर्भरता अनुपात घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के प्रस्ताव का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप को लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी केस जो कि 1960 में हुआ था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। लेकिन प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, प्रवर्तनीय जो है नहीं बनाया गया है, लेकिन संविधान की व्याख्या का में यह सर्वोपरि स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान है? तो ये नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में ही है, तो ए और बी दोनों ही आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत 48A के अनुसार 48A में के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। और मूल कर्तव्य के 51A के जी में 51A के सब सेक्शन जी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य निर्धारित करें। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो 43A में यह श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। और रीजन इसका दे रखा है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो दोनों ही कथन और कारण सही हैं, लेकिन जो है उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए आंसर जो होगा बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। और 30(1) में कहा गया कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही दे रखा है। परमादेश वी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध जो है वो टू बी सर्टिफाइड, ये नहीं है, बल्कि इसकी जगह है रीट ऑफ प्रोहिबिशन, रीट ऑफ प्रोहिबिशन। और अधिकार परीक्षा जो है
बाय व्हाट अथॉरिटी, ये बिल्कुल सही दे रखा, आंसर इस तरह सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसने कहा भारत का अर्धसंघात्मक राज्य? भारत एक तो केसी व्हीलर ने बोला था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, जबकि डीडी बसु जो है, डीडी बसु ने भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण बताया था। एकात्मक प्लस संघात्मक का मिश्रण बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यह स्टेटमेंट जो है 162 के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित किया गया? तो वह 1976 में किया गया ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा दे रखा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये जो आंसर जो है केवल एक सही है और दो गलत है, दो गलत है और एक सही है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद एक में भारत का उल्लेख संघों के राज्यों के रूप में किया गया है, जिसके दो अभिप्राय हैं। प्रथम तो यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और द्वितीय, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को एकात्मकता की भावना से में संघ का नाम दिया गया है। संघ से अलग होने के लिए वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो स्टेटमेंट एक सही है, दो गलत है। पीएमओ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय 1977 से पूर्व प्रधानमंत्री सचिवालय कहलाता था, और प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 1977 में की गई थी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के नेतृत्व में कार्य करता था। और उस समय जो थे प्रधानमंत्री वह मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, और उसके निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों को सही उत्तर चुनिए। पहला दे रखा है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा दे रखा है, भारत का संविधान लागू हुआ। और तीसरा देख रहा है, जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदन किया। और चौथा दे रखा है, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो महाराज राजा सिंह ने जो विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था वो 26 अक्टूबर 1947 को किया था। भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हिमालय को हिमालय बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को जो प्रभुत्व सत्ता मतलब संपन्न हुआ था वो 26 जनवरी 1957 को मिला था, और इसी दिन कश्मीर में नया संविधान लागू हुआ था। तो और अभी जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है, और दूसरा जो है वो लद्दाख है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है।
तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वह राज्य सूची का विषय है, तो ये सही है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। ये चौथी अनुसूची में इसका वर्णन दिया गया है। दल विरोध जो है वो 10वीं अनुसूची में बिल्कुल सही दे रखा है। भारतीय संविधान में टोटल जो है 12 अनुसूची है दी गई है, और ये जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सब्जेक्ट शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और संघ सूची में संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है देखते हैं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। इसका रीजन दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, तो ये तो गलत है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ये भी सही है। ये भी गलत है। और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर के 243 न तक जोड़ा गया है, और 243 ख के द्वारा राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था, और उसी दिवस के अवसर पर 2010 में पहली बार पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। और आर्टिकल 40 जो है यह पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसके लिए जो 6ठी अनुसूची में जिसका वर्णन किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इसमें देख सकते हैं त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होगा? तो उल्टा यू आकार का होगा। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। जैसे ही किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, मतलब पर कैपिटा इनकम जैसे ही बढ़ती है, वैसे ही देश में पर्यावरण के जो प्रति संवेदनशीलता है वह कम हो जाती है। तो ये आप इसे विकसित देशों के संदर्भ में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो ये चारों ये स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता कौन कौन सा होता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों ही शामिल होता है इसमें। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है वो यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड द्वारा यह जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग जो है 2022 में इसकी रिपोर्ट 2021 के लिए जारी की गई थी, जिसमें
66 स्थान मिला था 109 देशों में इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया था? तो पहल को माना गया था। पहल जो है वह गैस के प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण योजना से संबंधित है और इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था वह 15 नवंबर 214 को हुआ था और यह स्टार्टिंग में 54 जिलों में यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है वह सम्मिलित नहीं है। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पांच कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना और अन्नपूर्णा योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। कथन है हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम शक्ति की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। रीजन दे रखा है पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में महिलाओं के लिए श्रम भागीदारी का निर्धारण आर्थिक एवं सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक आय, प्रजनन दर, विवाह की आयु, शहरीकरण इत्यादि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने हाल के वर्षों में महिलाओं के लिए श्रम भागीदारी में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। भगवती समिति आई थी 1973 में। इसने बेरोजगारी के मापन के लिए 3 इसने वो अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। तो एक था सामान्य स्थिति, एक था चालू साप्ताहिक स्थिति और एक था चालू दैनिक स्थिति। तो ये 3 आधार पे इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी PQLI किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो मॉरिस द्वारा यह विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है और यह दे रखा है कि आगे महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो तीनों ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में आया था और इसके तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान था। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वायत्त की घोषणा। तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। भूमि सुधार या पट्टेदारी सुधार का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय की लक्ष्य की प्राप्ति करना है, जिसके अंतर्गत जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण एवं भूमि के अनुकूलतम उपयोग होती जोतों का पुनर्संगठित करना है। भूमि सुधार में लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, बिचौलियों की समाप्ति शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लघु उद्योग के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं। नायक कमेटी जो है वो आई थी 1991 में और आबिद हुसैन समिति जो आई थी 1995 में आई थी। SS कोहली समिति जो आई थी वो 2000 में आई थी और कार्बी कमेटी जो थी 1955 में आई थी। तो आप इसे सजा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के संबंध में कौन सा कथन सही है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध आय का लगभग 1% CSR
गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो एक ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, क्योंकि इसमें 2% की बात की गई है। पहला देख लेते हैं। भारत जो है विश्व में पहला देश है जिसने वर्ष 2014 में कंपनी शासन अधिनियम 2013 में संशोधन कर CSR को अनिवार्य कर दिया था। तो जो 2013 वाला है ये है, 2014 नहीं 2013 होगा एक्ट। तो ये भी है, इस तरह ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये जो है 2% देना होता है CSR के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यक्रम हेतु नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है। विकासात्मक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा मूल्यांकित और क्रियान्वित किए जाते हैं, जो भारत सरकार द्वारा घोषित भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। 2030 तक जो है वो SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और यह जो है इसके लिए नोडल एजेंसी जो है वो नीति आयोग है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, और यह जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे यह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होती है? तो यह इसकी जो है त्रिज्या बढ़ जाती है, और इसका जो रीजन है त्रिज्या बढ़ जाती है, तो इसका जो रीजन पता क्या? पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा संभव होता है। पृष्ठ तनाव का जो SI मात्रा होता है न्यूटन पर मीटर होता है, और साबुन का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह संभव हो पाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन एक प्रकाशीय घटना को कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर संचरण की एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश के रूप में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, सही है। स्पार्टम जो है वो संश्लेषित मधुरक है, बिल्कुल सही है। नियोप्रिन जो है विशिष्ट रबड़ है या संश्लेषित रबड़, ये भी सही है। रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है। रेयॉन जो है ये कृत्रिम रेशा है। क्या है ये? कृत्रिम रेशा, और जो है ये सेल्यूलोज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। तो इसका किस कारण से होता है? यह तो संवहन से होता है, संचालन से होता है और विकिरण से होता है। तो A और B दोनों ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो जिप्सम में विद्यमान होता है। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है, और इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। जिप्सम में जो है कैल्शियम की मात्रा जो होती है जिप्सम में 23.3% के आसपास होती है, और अगर जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, और इसका प्रयोग जो है अमोनिया सल्फेट खाद बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है उसको पूछ रहा है। पदार्थ दे रखा है, उसका उपयोग दे रखा है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग होता है फोटोग्राफी में होता है, ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। तो ये फोटोग्राफी में होता है, तो 1 नंबर ही आंसर सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए है, सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो गठिया का उपचार के लिए है। दूधिया मैग्नीशिया जो है प्रति अम्ल के रूप में है, सही है। आपको कमेंट में बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किस में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। अलवनीकरण समुद्री जल में मिलता है, बिल्कुल सही है। प्रतिलोम प्रासरण पेयजल, ये भी सही है। और विकृतिक प्रोटीन में होता है, बिल्कुल सही है। पाश्चुरीकरण जो होता है चाय में नहीं होता, जबकि यह दूध में होता है। पाश्चुरीकरण करने से जो जीवाणु और रोगाणु जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। और पाश्चुरीकरण का जो पहली बार जो प्रयोग किया था वो लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशक के और भी उदाहरण देख लेते हैं।
2,4-D हो गया, 2,4-D, जिसे बोलते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ब्यूटाक्लोरो हो गया, ब्यूटाक्लोरो एन, ब्यूटाक्लोरो एन इसको पूरा नाम बोलते हैं, ब्यूटाक्लोरो एन, और पाराक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो वो मीथेन ही है, वेल नोन क्वेश्चन है ये। मीथेन को वो हम लोग मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, और यह एक रंगहीन है, जल में अविलेय है, वायु से हल्की गैस है। प्राकृतिक रूप में मीथेन गैस पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ दलदली भूमि आदि में पाया जाता है। पशुओं की जुगाली करने पर भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को यह बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केवलार दे रखा है, टेक्सॉल दे रखा है, जिंक फॉस्फाइड दे रखा है, और नाइट्रोसेलुलोज दे रखा है। तो देखते हैं, केवलार जो है एक संश्लेषित रेशा है, तो ए का 2 हो जाएगा। टेक्सॉल जो है वो कैंसर रोधी दवा है, तो वह बी का 3 हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड जो है वह रोडेंटानाशी है, और नाइट्रोसेलुलोज जो है वो एक विस्फोटक है। तो इस तरह ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन उसको कहते हैं जब ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला के संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फुलरीन, ग्राफिन और केवलार। तो देख लेते हैं, केवलार जो है सबसे पहले आया था 1964 में, और उसके बाद था फुलरीन जो है 1985 में, ग्राफिन का जो खोज हुआ था 2004 में, और ब्लैक गोल्ड का खोज हुआ था 2019 में। तो आप इसे सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करता है? तो दाल के साथ संयोजन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु दाल के पौधे के साथ के जड़ों के साथ संयोजन कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और इस जीवाणु को एजोटोबैक्टर या राइजोबियम के नाम से भी जाना जा सकता है। तो राइजोबियम, इसे आप याद रखिएगा। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फिनॉल और फ्लेवोनाइड के उपस्थिति के कारण इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैं लिख देता हूँ, ओसिमस सैक्टम। ओसिमस सैक्टम इसका वैज्ञानिक नाम है, और यह एक द्विबीजपत्री है। और तुलसी, आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। तुलसी जो है कफनाशी होता है, और प्रतिऑक्सीकारक गुणों से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का केंद्र रक्त जो होता है सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है। तिलचट्टा में जो है हीमोग्लोबिन जो है नहीं पाया जाता है, इस वजह से तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो कपास जो है वह प्रोटीन नहीं है। कपास जो एक प्राकृतिक फाइबर है, और ये जो होता है सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो पैंक्रियाज है जो कि दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय जिसे हिंदी में बोलते हैं। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है। इनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। अग्नाशय के बहिस्रावी भाग द्वारा अग्नाशयी रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है। किसको सम्मिलित नहीं करता है? तो HIV परीक्षण को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। NFHS 5 में मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, विकलांगता, मलेरिया, मृत्यु पंजीकरण, स्कूल पंजीकरण,
इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। पॉलिश करने से प्रोटीन, फाइबर, विटामिन 1 जैसे थायमिन बोलते हैं, थायमिन, इसकी कमी हो जाती है और जिसके कारण मनुष्य में बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विटामिन दे रखा है और उसका प्रचुर स्रोत दे रखा है, किसमें क्या क्या पाया जाता है? तो B6 में, B6 जो है धान के चोकर में पाया जाता है, ये सही है। विटामिन B2 है, उसमें हरी सब्जियां में पाया जाता है, ना कि कॉड ऑयल में पाया जाता है, तो यहाँ हरी सब्जियां होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। विटामिन ई गेहूं, अंकुर तेल में पाया जाता है, सही है। और विटामिन के जो है अल्फा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाते हैं, इसका रीजन दे रखा है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। वो अनिवार्य को नहीं, सबको ही वह संश्लेषित करती है, तो 2 का जो है 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, ऑप्शन सी नंबर सही होगा। एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं एवं अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें जो है लौह का अभाव होता है। माँ के दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक इत्यादि पाया जाता है, लेकिन लौह की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, 0.03 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। इसलिए संपूर्ण दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता, क्योंकि लौह की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिब्लियोमेट्री है तो क्या है? यह सूचना प्रबंध उपकरण है। बिब्लियोमेट्री के तरीके का सबसे अधिक उपयोग जो होता है वह लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला या DOC के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को बढ़ाने के लिए है। सेकंड दे रखा है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न से क्या सत्य है? इसमें मैं बताता हूँ, उत्पादक की जो संख्या होती है वह प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उत्पादक जो है प्राइमरी जो होंगे उससे अधिक ही होते हैं। तो यही इसमें यह पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि तालाब में बहुत सारे जो शैवाल निकल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि BOD यानी ये ऑक्सीजन की मात्रा ये सोख लेते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो और यह पारिस्थितिकी को इम्बैलेंस भी कर देता है। तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रो मतलब होता ही है मानव, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, मानव विज्ञान बोलते हैं, तो उससे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण होगा। पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे जल, वायु, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला यह अवांछनीय परिवर्तन जिनसे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट पहला ही गलत है। आप जैसे ये पृथ्वी है, यह भूमध्य सागर वो भूमध्य रेखा बीच में, यहाँ पे वर्षा भी खूब होती है और यहाँ पे वनस्पतियाँ भी बहुत पाई जाती है। तो वनस्पतियों और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता भी है, वो सबसे अधिक मैक्सिमम यहाँ पे पाई जाती है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन्स जो है वो प्रसिद्ध उदाहरण है। लाइकेन जो है वह कवक और शैवाल के बीच का यह जंतु है, जीव है। यह वृक्ष के पत्तियों और चट्टानों पर पाए जाते हैं। यह जो है प्रदूषक का पैरामीटर होता है। जहाँ पे लाइकेन की मात्रा कम हो जाती है वहाँ पे प्रदूषण मैक्सिमम हो जाता है, और जहाँ पे मतलब लाइकेन अगर उपस्थित है तो वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा जो है वो कम है। तो यानी यह जैव विविधता के खतरे को वह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर दें। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया था, और प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में आया था। तो आप इसे सीरियल वाइज सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ये कथन दे रखा है और कारण इसके दे रखे हैं। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करता है। तो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट सही है और उसका रीजन भी है, वो परफेक्ट दे रहा है। ये जो सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा 1987 में यह दिया गया था, जिसमें आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को क्षमता से समझौता मतलब फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है, ये बेसिकली ये बात कहना चाह रहा है। तो ब्रंटलैंड आयोग ने दिया था 1987 में ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो वेल नोन है, वह सिक्किम है। यहाँ पे पूरा जो है फर्टिलाइजर्स का यहाँ बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में गैंगटोक के एग्री समिट वहाँ पे हुआ था, एग्री समिट हुआ था, और वहाँ पे एग्री समिट में ही इसकी घोषणा की थी कि सिक्किम जो है 100% जैविक राज्य बन गया है। और इसी उपलब्धि में उस समय के जो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग, उन्हें FAO द्वारा गोल्डन अवार्ड दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। कार्टेजेना दे रखा है। कार्टेजेना जो है बायोसेफ्टी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से सही है, बिल्कुल सही है। मॉनेट्री प्रोटोकॉल 1987 में आया था, ओजोन से सही है, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जापान के क्योटो शहर में किया गया था, और उसका जो लक्ष्य था हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। उसका रीजन दे रखा है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती है। तो ये जो तितलियां जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती है। इसका जो है मतलब ये दोनों सही दे रखे हैं, स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही दे रखा, तो ये हो जाएगा आंसर। तितली जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, इसलिए इनके अनुकूल उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र होता है। तितलियों की सर्वाधिक संख्या जो है उष्ण कटिबंध में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो ऊर्जा की मात्रा घटती है। हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर से हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। लिंडमान का यह 10% नियम ऊर्जा के इसी घटते स्तर को संदर्भित करता है। तो लिंडमान महोदय ने दिया था इसका कि यह जो है एक जीव से दूसरे जीव में वो मात्र 10% ही वह ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बाघ है और यह बकरी को खाता है सपोज, और बकरी घास खाती है,
तो घास का जो है 10% इससे मिलता है ऊर्जा, और बकरी को जब बाघ खाता तो बकरी की ऊर्जा का मात्र 10% इससे मिलता है, तो 10% का ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोष, ये तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल जो है वह नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नील हरित शैवाल जो है वह एक जैविक खाद होता है और जिसमें नाइट्रोजन संपूर्ण मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण यह होता है। जब वायुमंडल में प्रदूषकों का अधिक हो जाता है तो वह स्मॉग के रूप में परिलक्षित होता है। स्मॉग प्रायः नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और ओजोन मतलब NO2, SO2 और O3 से मिलकर बनता है। पिछले साल दिल्ली को स्मॉग रूप में घोषित किया गया था और यह स्मॉग से जो होता है वह फेफड़ा संबंधी बीमारी होता है, श्वसन से संबंधित बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो वैश्विक 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो है ग्लोबल 500 जो है UNEP द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है और यह इसका जो प्रारंभ किया गया था वह 1987 में किया गया था और UNEP की जो स्थापना हुई थी वह 1972 में हुई थी और इसकी जो मुख्यालय है वो नैरोबी है। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय घाट, पश्चिमी घाट जो है वह सबसे सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में जो है 4 जैव विविधता क्षेत्र संपन्न क्षेत्र को घोषित किया गया है। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा है सुंडालैंड। सुंडालैंड का अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो SDG 6 जो है यह लक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो क्लब ऑफ रोम द्वारा यह किया गया। क्लब ऑफ रोम ने 1972 की रिपोर्ट में 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा रिपोर्ट दिया गया। यह एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जो वैज्ञानिक विश्लेषण, बहस, संचार, नेटवर्किंग इत्यादि माध्यमों की सहायता से अहम वैश्विक मुद्दों पर काम करती है। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट्स निर्णय नियंताओं और जनता की मदद करती है तथा प्रमुख वैश्विक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। सवाना बायोम में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह पार्कलैंड भूमि है जहां घास भूमियों में वृक्ष भी पाए जाते हैं और 5 मीटर लंबा तक यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। वेनेजुएला में इस बायोम को लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोस, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह मैसूर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह गुरुग्राम में स्थित है। ये जो है ISA की जो स्थापना हुई थी फ्रांस और भारत ने मिलकर के किया था और वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं 102 हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं बिपिन चंद्रा जो हैं, इसके लेखक हैं बिपिन चंद्रा जो हैं एक इतिहासकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इनका जो संबंध है वह बांस कला से है और बांस कला जो है वह बिहार के समस्तीपुर,
समस्तीपुर समस्तीपुर जनपद में इससे संबंधित है। और ये चित्राचार्य उपेंद्र द्वारा लिखित अन्य पुस्तक जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वह वैशाली की लिच्छवी इनकी अन्य बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष कार्यक्रम दे रखा और प्रारंभ का वर्ष दे रखा है। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वह 1976 में चलाया गया था, तो ए का 2 हो जाएगा। समन्वित बाल विकास योजना जो है वह 1975 में चलाया गया था, बी का 1 हो जाएगा। कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो है वह 1983 में चलाया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो 2005 में चलाया गया था। इस तरह आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दे रखा है पहला दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। और सेकंड दे रखा है 26 जनवरी 1950 मतलब राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26 1950 को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है विक्रम संवत पर आधारित नहीं है, जबकि यह शक संवत पर आधारित है। और यह हम लोग जो कैलेंडर मानते हैं वह ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वह 1957 को 22 मार्च 1957 को यह अपनाया गया है। तो इस तरह आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लाभ मिलता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है प्रोग्रेसिव क्लासेस। आप हम इसे सपोर्ट करें। धन्यवाद।